दोस्तों कैसे आप लोग। चलिए क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। लेकिन आज 26 जनवरी है, यानी कि आज के दिन हमारा संविधान बना था, ठीक है। 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान बना। और आज जो है संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना था, ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान बना और आज गणतंत्र दिवस है। इसलिए आप सभी को हैप्पी गणतंत्र दिवस। और आज के दिन संविधान बना और हर एक लोगों को जीवन जीने का अधिकार मिला कि आप किस तरह से जीवन जी सकते हैं। जैसे कि अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन जीने का अधिकार यदि मिला है हमको तो आर्टिकल ये संविधान से ही मिला है। और आर्टिकल 32 जो कोई भी अपील कर सकता है, इसको साउल या आत्मा बोलते हैं आर्टिकल्स का, तो भी हमको संविधान से ही मिला है। इसलिए आज के दिन जो है हमारा देश का संविधान बना, ये बहुत बड़ी चीज बात है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान बना। संविधान बनने में कितना समय लगा, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। और आज के दिन जो संविधान बना, इसलिए चलिए इसके बाद भी हम आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। इसलिए के क्वेश्चन 1 से शुरू किया जाए, ठीक है। चलिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क इन इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन एक और बता दें आपको हम कि पीएचडी पैट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के बेस पे डिजाइन किया गया है। और आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो बिल्कुल सही है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं आप लोग चैनल पे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एलएनएमयू के साथ साथ अदर यूनिवर्सिटी का भी आपको भी मिल जाएगा, वहां आप देख लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और इधर तो हम मॉक टेस्ट चला ही रहे हैं, चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक। चलिए क्वेश्चन 1 डिस्कस किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क इन इंडिया। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक शैक्षणिक एफएम रेडियो नेटवर्क है, ठीक है। कौन सा एक भारत का शैक्षणिक एफएम रेडियो नेटवर्क है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ज्ञान दर्शन, जी नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं होता है। ज्ञान वाणी बिल्कुल सही है। ज्ञान वाणी जो होता है एक एफएम रेडियो नेटवर्क है। ज्ञान धारा नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही निकल के आ रहा है। क्यों सही निकल के आ रहा है, इस चीज को देख लिया जाए। तो ज्ञान वाणी इज एन एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क, यहाँ क्या है लिखा कि ज्ञान वाणी जो आपका है एक एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क है। क्लियर है। इसको लॉन्च करा था इग्नू के द्वारा इसको लॉन्च करा गया विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको सपोर्ट किया। इट ब्रॉडकास्ट करिकुलम बेस्ड अगेंस्ट प्रोग्राम, जो प्रोग्राम इसको स्टार्ट करा गया। लेक्चर्स इसमें हुआ, करियर गाइडेंस भी मिलता है वीडियो में, एकेडमिक डिस्कशन भी करा जाता है एंड फॉर स्टूडेंट्स का टीचर्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स इसमें रहते हैं, ठीक। यानी कि ज्ञान वाणी जो होता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ज्ञान वाणी किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इग्नू के द्वारा, ठीक है। ज्ञान वाणी जो है सो इग्नू को द्वारा शुरू किया गया एक शैक्षणिक एफएम रेडियो नेटवर्क है जो पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम, व्याख्यान, करियर मार्गदर्शन तथा शैक्षिक चर्चाएं प्रसारित करता है। यह औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है। कौन देता है, आपका ज्ञान वाणी जो है दोनों शिक्षा को बढ़ावा देता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या आपका है कि which channel is dedicated टू एजुकेशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। भारत में शैक्षणिक टेलीविजन प्रसारण के लिए समर्पित चैनल कौन सा है जो शैक्षणिक बातें करता है। तो शैक्षणिक बात जो करेगा आपका वो ज्ञान दर्शन होगा। क्या होगा, ज्ञान दर्शन होगा। इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, संभावना बनती है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आपका ज्ञान दर्शन मतलब बी पूरा आपका सही होगा। बी कैसे होगा, 2 का बी है, ठीक। तो ज्ञान दर्शन जो 24/7 होता है, 24/7 आवर चलते रहता है। एजुकेशनल टीवी चैनल सपोर्टेड बाय यूजीसी एंड इग्नू। इट टेलीकास्ट लेक्चर्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड एकेडमिक एनरिचमेंट प्रोग्राम्स को शुरू करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ज्ञान दर्शन एक 24/7 शैक्षणिक टीवी चैनल है जो यूजीसी और इग्नू द्वारा समर्थित है और उस शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। जो भी उस शिक्षा होता है उससे संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम को प्रसारित करता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। Which initiative provides into 24/7 educational DTH channel for students।
छात्रों के लिए 24/7 शैक्षणिक डीटीएच चैनल का कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान जो करता है स्वयं प्रभा के द्वारा जो है प्रदान करा जाता है 20 डीटीएच चैनल। ठीक है, पूछा जाए तो 24/7 डीटीएच चैनल पर जो प्रोवाइड करता है वो स्वयं करता है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी विद एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स होता है, जो आप याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए स्वयं जो होता है, स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप, क्या है? स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 24/7 डीटीएच चैनल्स प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी। ठीक है, प्रोवाइडिंग क्या करता है? ये हाई क्वालिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक ना, हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट प्रिपेयर्ड बाय आईआईटीज, यूजीसी और एनसीईआरटी एंड एनआईओएस के द्वारा जो होता है हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा जाता है स्वयं को। ठीक, यानी कि स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल एक समूह है जो आईआईटी, यूजीसी, एनसीईआरटी आदि संस्थानों द्वारा तैयार शैक्षणिक सामग्री प्रसारित करता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या है कि ज्ञान प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, मतलब कि ज्ञान कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये बताएं कि ज्ञान कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्कूल एजुकेशन जी नहीं, टेक्निकल स्किल टीचिंग ट्रेनिंग नहीं, इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग जो होता है ये ज्ञान प्रोग्राम से बिल्कुल सही मतलब रिलेटेड है। यानी कि आपका 3 है तो 3 आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा देखा जाए तो ज्ञान मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। क्या होता है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क होता है ज्ञान। ठीक है, इसका एम जो होता है टू ब्रिंग इंटरनेशनल स्कॉलर्स टू इंडियन इंस्टीट्यूशंस टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। जो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन है उसको बढ़ाने का काम ज्ञान का होता है। ठीक, यानी कि ज्ञान का उद्देश्य जो होता है ना, विदेशी शिक्षाविदों को भारतीय संस्थानों में आमंत्रित कर उस शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत करना है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर से बेहतर इसको लाया जा सके, वही आपका ज्ञान होता है। ठीक, ज्ञान का फुल फॉर्म भी याद रखें, कभी कभी पूछ देता है ज्ञान का मतलब क्या है। इस तरह से हमने इसको किया। नेक्स्ट आते हैं आप 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच वन इज मेनली मीन्स फॉर ऑडियो बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन? भाई मतलब क्या कर रहा है आपकी ऑडियो बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब क्या है? निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः ऑडियो आधारित दूरस्थ शिक्षा के लिए है? जो सिर्फ सुनना होता है, इसमें सुनने वाला काम जो होता है आपका ज्ञान वाणी करता है। क्या करता है? ज्ञान वाणी। सिर्फ ऑडियो प्रोग्राम है, इसमें आप सुन करके एजुकेशन को ले सकते हैं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ज्ञान वाणी सही है। तो ज्ञान वाणी इज एन एफएम रेडियो नेटवर्क होता है। हेंस इट यूजेस ऑडियो मोड फॉर डिलीवरी एजुकेशनल कंटेंट को डिलीवर करता है, मेकिंग इट एसेसिबल इवन इन रिमोट रूरल एरियाज। मतलब देहाती क्षेत्र में भी इस चीज को प्रमोट करा जाता है कि देखिए ऑडियो जो प्रोग्राम होता है कोई भी सुन सकता है और इसे कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञान वाणी एक एफएम रेडियो नेटवर्क है, इसलिए यह ऑडियो माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। जो ग्रामीण इलाके में भी व्यक्ति हैं वो भी ऑडियो माध्यम से इसका लाभ उठा सकते हैं। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में जो रहते हैं वहां आसानी से यह सुनी जा सकती है ऑडियो, यानी कि ज्ञान वाणी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। वाइल सेंडिंग एन ईमेल, मान लीजिए जब ईमेल सेंड करा जाता है तो डिफरेंशिएट एमंग टू सीसी एंड बीसीसी फील्ड्स, which one of the following statements is true? मतलब कि जब आप ईमेल भेजते समय टू सीसी बीसीसी फील्ड में अंतर संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इसमें कह रहा है कि टू बीसीसी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए रेसिपिएंट इन द टू फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस बीसीसी एंड सीसी, मतलब टू जो है फील्ड के प्राप्तकर्ता जी नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ, रिसिप्ट इन सीसी फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस, रिसिप्ट जो होता है सीसी को करता है, फील्ड ईमेल एड्रेस इन टू बीसीसी, सीसी फील्ड के प्राप्तकर्ता टू और बीसीसी ईमेल के पते देख सकते हैं। देखिए हाँ, बीसीसी जो है ईमेल के पते देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो सीसी वाला है वो बीसीसी को नहीं देख सकता है, क्योंकि बीसीसी क्या होता है? ब्लाइंड होता है, ये ब्लाइंड होता है।
इसे कोई देख नहीं सकता है। ये बीसीसी वाले मेल देख सकता है, लेकिन सीसी वाले चाहेंगे कि हम कौन बीसीसी इसमें है, उनको पता नहीं चल पाएगा। यानी कि बीसीसी मतलब ब्लाइंड होता है, जो ब्लाइंड मेल होता है उसको हम बोलते हैं बीसीसी। इस तरह से आपका यहाँ आंसर 2 सही होगा, 2 मतलब आपका बी आंसर सही जाएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं रिसिपिएंट इन द बीसीसी मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये ब्लाइंड होता है, इसको कोई देखता ही नहीं है। मान लीजिए जो 2 भेज रहा है, 2 तो भेज ही रहा है तो देखबे करेगा। जो सीसी वाला होता है ना, कहता हूँ सीसी वाला रहेगा तो इसको चेक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लाइंड होता है। और ये जिसको बोलते हैं छिपा हुआ मेल, क्या बोलते हैं, छिपा हुआ मेल बोलते हैं, कि दूसरा कोई इसको देख ही नहीं पाएगा। फील्ड कैन बी सी टू द टू एंड सीसी रेसिपिएंट्स, ठीक है, सीसी रेसिपिएंट, बट अदर रेसिपिएंट कैन नॉट सी हु इज बीसीसी। बीसीसी को कोई देखबे नहीं करेगा, नहीं देखता है। तो बीसीसी का अर्थ होता है कि ब्लाइंड कॉपी। क्या होता है, ये ब्लाइंड कॉपी होता है। अर्थात बीसीसी में शामिल व्यक्ति 2 और सीसी के पते देख सकता है। क्लियर है, जो बीसीसी में है ना वो 2 और सीसी दोनों को देख सकता है, लेकिन उसका पता किसी और को दिखाई नहीं देता। जबकि जो बीसीसी को भेजा गया है ना, कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए कथन 3 बिल्कुल सही है। इसलिए कथन 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसलिए कथन 3 बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पर आंसर 2 नहीं बल्कि 3 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। रेसिपिएंट इन द बीसीसी फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस, ठीक है, बीसीसी सबका देख सकता है इन 2 एंड सीसी, बट बीसीसी फील्ड के प्राप्तकर्ता 2 और सीसीसी के ईमेल पते देख सकते हैं। ठीक है, बीसीसी सबका देख सकता है लेकिन बीसीसी कोई नहीं, इसलिए यहाँ पर आपका 3 सही होगा। यानी कि ऑप्शन संख्या यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट होगा, 2 गलत है। ठीक है, 3 सही होगा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। नेक्स्ट आते हैं, while email field hides the recipient list from other receivers, मतलब कि कौन सा ईमेल फील्ड अन्य प्राप्तकर्ताओं से ईमेल पतों को छिपाकर रखता है। ये बताइए, जो छिपाकर रखता है, छिपाकर कौन रखता है, जस्ट डिस्कस किए हैं कि छिपाकर जो रखता है आपका बीसीसी होता है, जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल 3 जाएगा। तो बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इसे कोई देख नहीं सकता है। कीप्स रेसिपिएंट हिडन फ्रॉम अदर्स इंश्योरिंग द प्राइवेसी, यहाँ प्राइवेसी बहुत मेंटेन होता है कि 2 वाले सीसीसी वाले कोई इसको देख नहीं सकते। बीसीसी में डाले गए ब्लाइंड कॉपी होबे करता है ये, तो कैसे कोई देख पाएगा। बीसीसी में डाले गए ईमेल पते अन्य किसी भी प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देते, इसलिए गोपनीयता बनी रहती है। अगर किसी को मेल करना है, आप चाह रहे हैं कोई नहीं देखे, तो उसको आप बीसीसी में कर देंगे। ठीक है, बीसीसी में कर देंगे तो कोई नहीं देखेगा उसको मेल, सिर्फ आप देखेंगे और जिसको किए हैं वही देखेगा, और कोई उस मेल को नहीं देख पाएगा। यही होता है गोपनीयता, होता है मेल में छिपा करके रखना। नेक्स्ट आते हैं, which field is used to send a copy of mail to additional recipient for informations only, केवल सूचना हेतु अतिरिक्त लोगों को मेल भेजने के लिए कौन सा फील्ड का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ सूचना भेजने के लिए कौन सा फील्ड का प्रयोग किया जाता है, तो सीसी क्या होता है, ये सीसी का प्रयोग किया जाता है। सीसी क्या होता है, आपका कार्बन कॉपी होता है। इज यूज्ड व्हेन द रेसिपिएंट एंड नीड इन्फॉर्मेशंस बट आर नॉट मेन प्रोसेस एड्रेसेस। सीसी का जो प्रयोग उन लोगों को सूचना देने के लिए किया जाता है जो मुख्य प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, उनको दिया जाता है सीसी में रख करके। जो मुख्य नहीं होते उनको मेल सेंड करा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, which field contains the main recipient of an email, ईमेल का मुख्य प्राप्तकर्ता किस फील्ड में लिखा जाता है, तो ईमेल का प्राप्तकर्ता किस फील्ड में मुख्य जो होता है 2 होता है। जिससे आप मेल करते हैं क्या होता है, 2 होता है मुख्य, 2 होता है मुख्य जो लिखा जाता है। यानी कि द 2 फील्ड स्पेसिफाइज द प्राइमरी रेसिपिएंट, 2 जो होता है आपका प्राइमरी रेसिपिएंट होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन, और वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, सीसी कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्लियर हो गया। इस 2 जो होता है फील्ड में मुख्य प्राप्तकर्ता का नाम होता है, जिससे कार्रवाई की अपेक्षा होती है कि कुछ भी वो कार्रवाई कर सकता है जिससे आप मैसेज मेल कर रहे हैं वो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following ensure the confidentiality of recipients in mass mailing? मान लीजिए कि सामूहिक ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता की गोपनीयता कौन सुरक्षित रखता है? जब सामूहिक मेल भेज रहा है तो गोपनीयता कौन, अभी जस्ट पता है कि बीसीसी क्या होता है, आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है जिससे कोई नहीं देख सकता है। यदि आप भेज रहे हैं आपको पता है कि, लेकिन टू वाला सीसी वाला दोनों में से कोई भी मैसेज को नहीं देख सकता है, ये गोपनीयता रहता है, कॉन्फिडेंशियली यहाँ पे मेंटेन रहता है। ठीक, यानी कि बीसीसी प्रिवेंट्स द रेसिपिएंट फ्रॉम सीइंग ईच अदर ईमेल्स एड्रेस, मेंटेनिंग प्राइवेसी को मेंटेन करके रखता है। बीसीसी जो होता है अन्य प्राप्तकर्ता से ईमेल पते छिपाकर गोपनीयता को बनाए रखता है और इस ईमेल को कोई और नहीं देख सकता। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफ ए टीचर सेंड ईमेल, मान लीजिए एक टीचर है जो ईमेल सेंड कर रहे हैं टू स्टूडेंट्स को एंड वांट्स ऑल टू सी ईच अदर एड्रेसेस व्हिच फील्ड शुड बी यूज्ड। यदि शिक्षक चाहते हैं कि सभी छात्र एक दूसरे का ईमेल पता देख सके, एक दूसरे का जो भी छात्र है सब अपना ईमेल पता देख सके, तो कौन सा फील्ड का उपयोग करेंगे ये बताइए। देखिए जब एक दूसरे को सब देख सकेगा ना तो उसके लिए सीसी का यूज करते हैं, कार्बन कॉपी का यूज करते हैं, जो एक दूसरे का सब अपना ईमेल देख सकता है। सिंपल सी बात है, यानी कि CCC allows all recipients to view the complete list of addresses. अनलाइक बीसीसी, बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसको कोई देख नहीं सकता। सीसी जो होता है कार्बन कॉपी होता है, फील्ड में सभी प्राप्तकर्ता एक दूसरे का ईमेल पता देख सकते हैं, जबकि बीसीसी में यह संभव नहीं होता है क्योंकि यह ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। Which of the following is not a renewable in natural resources? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है? क्लीन एयर, क्लीन एयर प्राकृतिक स्रोत तो है ये है, इसलिए ऑप्शन गलत है। फ्रेश वाटर तो है ये है, फर्टाइल सॉइल तो रिन्यूएबल एनर्जी है ये है। कौन नहीं है? तो नमक, साल्ट होता है, ये क्या है, ये मतलब कि नवीकरणीय स्रोत नहीं है साल्ट। यानी कि renewable resources are those which can be naturally replenished at short period of time, जो बनाया जाता है। सच एयर क्या है, एयर क्या होता है, एयर एक्चुअली नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है। वाटर हो गया, फर्टाइल सॉइल हो गया, सम एक्सटेंट। साल्ट इज मिनरल रिसोर्स, साल्ट क्या है आपका, नमक जो होता है मिनरल रिसोर्स होता है, इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं ला सकते हैं। रिसोर्सेज फॉर्म ओवर जियोलॉजिकल टाइम एंड कैन नॉट क्विकली रिजनरेटेड, इसे तुरंत रिजनरेट भी नहीं करा जा सकता है। हेंस इट इज नॉन रिन्यूएबल, इसलिए इसे जो होता है नॉन रिन्यूएबल में काउंट करा जाता है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा कम समय में पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, जो प्रकृति उस चीज को उत्पन्न कर सकती है। जैसे कि बायो नेचुरल चीज है, जल हो गया, कुछ सीमा तक मिट्टी भी हुआ जो रिन्यूएबल है, जबकि नमक जो होता है खनिज संसाधन है। क्या है, नमक एक खनिज संसाधन है जो भूवैज्ञानिक काल में बनता है और शीघ्र पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए यह अनवीकरणीय के श्रेणी में आता है। ठीक, आशा करते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक ना, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज? निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ठीक है, जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है वो बताइए। तो सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल है। हाइड्रो पावर क्या है, रिन्यूएबल है। कोयला जो है कोल क्या है, ये आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। पता है कोल में सबसे अच्छा क्वालिटी कोयला कौन होता है, एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है ना, बहुत अच्छा क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है, इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा आता है जो कोल। ठीक, यानी कि कोल इज ए फॉसिल फ्यूल फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सालों मिलियन सालों के बाद कोयला का निर्माण होता है। ठीक है, एंड वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड,
तुरंत ये नहीं हो सकता है। यानी कि कोयला जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्षों में बनता है, लाखों वर्ष लेता है तब कोयला बनता है, और एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः नहीं बन सकता। एक बार जब खत्म हो गया ना तो दोबारा कोयला नहीं बनेगा, इसलिए अनवीकरणीय में आता है, यानी कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं which resources can be replenished naturally through the biogeochemical cycle। कौन सा संसाधन भू रासायनिक चक्रों द्वारा प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त हो सकता है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो पेट्रोलियम कर सकते हैं नहीं, नेचुरल गैस कर सकते हैं नहीं, ताजा जल यस फ्रेश वाटर जो होता है हम प्राकृतिक द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेश वाटर इज रिन्यूड थ्रू द वाटर साइकिल इन्वॉल्विंग evaporations, condensations एंड प्रेसिपिटेशन से इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। जो ताजा जल होता है जल चक्र वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा द्वारा निरंतर नवीकरण होता रहता है, इसलिए यह नवीकरणीय के अंदर आता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं which of the following is considered a renewable but exhaustible natural resources। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय होते हुए भी क्षयशील प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा है जो क्षयशील प्राकृतिक संसाधन है नवीकरणीय होते हुए भी, तो एयर वायु नहीं होगा, सॉइल जो मिट्टी है ना, मिट्टी बिल्कुल सही है। क्यों सही है मिट्टी? सॉइल क्या होता है? सॉइल रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूअल है, ठीक है, सॉरी रिन्यूअल है, बिकॉज इट कैन बी फॉर्म अगेन, उसको अगेन बनाया जा सकता है। मिट्टी को बार बार तो मिट्टी तैयार होता ही है, बट इट्स फॉर्मेशन इज वेरी स्लो, बहुत स्लो बनता है, एकदम स्लो समय लेता है। एंड इट कैन बी डिग्रेड बाय इरीजन, जो इरीजन का प्रोसेस होता है उससे मिट्टी का डिग्रेड होता है तब मिट्टी बनता है। हेंस इट इज एग्जिस्टेबल, यानी कि मिट्टी नवीकरणीय है क्योंकि यह पुनः बन सकती है, लेकिन इसकी पूर्ण निर्माण प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और अपरदन से यह नष्ट भी हो सकती है, इसलिए इसे क्षयशील नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है कि ये क्षयशील है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन कम्युनिकेशंस द लैंग्वेज इज, संप्रेषण में भाषा होती है। जब आप बात करते हैं किसी से तो क्या भाषा होती है? वर्बल कोड होती है, वाचिक कोड होता है। जब आप एज ए कम्युनिकेशन जब आपसे हम करते हैं, बात करते हैं, तो क्या होगा? ये वर्बल कोड होगा। यानी कि लैंग्वेज इन कम्युनिकेशंस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर एंड कन्वे मीनिंग्स which which is called verbal code, symbols, gestures, बॉडी लैंग्वेज ऑल अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। जैसे हम इशारा में बात करते हैं या आप हंस देते हैं किसी को देख के, या मतलब कि फेस से बात कर लेना, क्या होता है? ये नॉन वर्बल होता है। फेस से देख करके कह सकते हैं क्या चल रहा है, तो क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल होता है कि बोल के जो बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। सिंपल सी बात है। बट लैंग्वेज से इटसेल्फ प्राइमरी वर्बल, क्योंकि आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये सारा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से आपको करवाते जा रहे हैं। जो भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं जाकर के प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक, यानी कि संप्रेषण में भाषा, शब्दों और व्याकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली होती है जिसके माध्यम से अर्थ व्यक्त किया जाता है। भाई इसका मतलब क्या है? इसलिए भाषा को वाचिक कोड कहा जाता है, ना कि गैर वाचिक या केवल प्रतीकात्मक जी नहीं कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। कम्युनिकेशंस बिटवीन ए पर्सन एंड हिमसेल्फ इज कॉल्ड, व्यक्ति और स्वयं के बीच होने वाला संप्रेषण को क्या कहते हैं? जब व्यक्ति और स्वयं के बीच जो संप्रेषण होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, उसे क्या कहेंगे? देखिए, उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। यदि स्वयं के बीच हो, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। डिफरेंट हो, अगर डिफरेंट हो तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है ना, इन्वॉल्व सेल्फ टॉक, जब खुद से बात करते हैं
खुद से बात करते हैं तो क्या होता है, आप सेल्फ टॉक करते हैं। सब कोई ना कोई सभी खुद से बात तो करता ही है, तो सेल्फ टॉक हुआ। अगर सेल्फ टॉक हुआ तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। थिंकिंग करना, सोचना, जैसे आप सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटरनल डायलॉग, ये भी जो है आपका है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। यानी कि आत्म संप्रेषण में व्यक्ति अपने आप से विचार करता है, सोचता है, मनन करता है और आंतरिक संवाद करता है। यही जो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर वाचिक संप्रेषण का माध्यम है, ये बताइए। तो गैर वाचिक मतलब नॉन वर्बल कौन सा है, स्पीच क्या होता है, वर्बल होता है, ये वर्बल है। राइटिंग क्या है, राइटिंग जो होता है एक्चुअली लिखने वाला काम, ये नॉन वर्बल भी नहीं हो सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है आपका, ये नॉन वर्बल है, यानी कि मुख भिनय, यानी कि फेस को देख करके पहचानना, क्या है ये, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन कन्वे इमोशंस, इमोशन को दर्शाता है। फेशियल एक्सप्रेशन क्या करता है, इमोशंस को दिखाता है, एटीट्यूड को भी दिखाता है। विदाउट यूजिंग वर्ड्स, बिना कुछ बोले समझे समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ये जो है फेशियल एक्सप्रेशन ही तय करता है, यानी कि ये जो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। हैंस नॉन वर्बल, मुख बिना शब्दों के बिना भाव और दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, इसलिए ये गैरवाचिक संप्रेषण हुआ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, Which element is essential for effective communications? प्रभावी संप्रेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, जो प्रभावी संप्रेषण होता है उसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो नॉइज, शोर होगा तो बात होगा, नहीं होगा ना। प्रतिपुष्टि, जो फीडबैक है ना, ये बहुत मैटर करता है आपका प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। अगर फीडबैक सही मिलता है तो बातचीत बिल्कुल सही हो रही है। यानी कि फीडबैक इंश्योर दैट द मैसेज इज करेक्टली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। इससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि आगे वाला आपका बात समझ रहा है। अगर आप जिससे बात कर रहे हैं आपका बात समझ ले रहा है तो फीडबैक ही नहीं मिलेगा, ठीक ना। यानी कि प्रतिपुष्टि से यह सुनिश्चित होता है कि संदेश सही ढंग से प्राप्त और समझा गया है, जो बातें हैं सही ढंग से वो बात को समझी गई है। नेक्स्ट आते हैं, Which type of communications takes place between two or more person? दो या अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संप्रेषण क्या कहलाता है, जो दो या उससे अधिक लोगों के बीच होता है तो वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंटर कहते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या डिस्कस किए हैं, इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ टॉक, यदि खुद से बात करते हैं, ठीक है, सेल्फ टॉक, या मान लीजिए थिंकिंग हो गया, ठीक है, थिंकिंग हो गया, ये सब क्या हो जाता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। और इंटरपर्सनल जो होता है जब दूसरे से बात करते हैं, अदर व्यक्ति से बात करते हैं, तो वो हो जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सॉरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन, इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। अंतर व्यक्तिक संप्रेषण में दो या अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष विचारों और भावों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्वेश्चंस, ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड इन्वॉल्व, यानी कि एक अच्छा शोध समस्या निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं। मतलब एक अच्छा जो रिसर्च होता है वो किस चीज को सम्मिलित करती है, यहाँ पे ये बात पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ वेरिएबल, बात सही है। अगर आपके रिसर्च में जो होता है क्लैरिटी रहता है, चरों की स्पष्टता रहता है, तो वो रिसर्च जो होता है एक अच्छा रिसर्च होता है। रिसर्च क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके बाद साइक्लिकल होता है, ठीक है, बायसनेस नहीं होना चाहिए। ये सब पॉइंट रहा तो आपका क्लैरिटी ऑफ वेरिएबल बिल्कुल सही रहा। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं पुट में क्लैरिटी ऑफ वेरिएबल है ही, ठीक है। उसके बाद जो है फैसिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन, आंकड़ा संग्रह की व्यावहारिकता भी होना चाहिए रिसर्च में। फिर इथिकल
इथिकल एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए, जो नैतिक स्वीकृति होता है ये भी आपके रिसर्च में होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च जब कर रहे होते हैं नैतिक स्वीकृति नहीं मिलेगी तो रिसर्च की वो सही नहीं होगा, इसमें नैतिक स्वीकृति भी जरूरी है। एम्बिगुअस ऑब्जेक्टिव और स्पष्ट उद्देश्य रिसर्च का नहीं होता है, पूरा क्लियर होना चाहिए। जो रिसर्च होता है ना ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर होना चाहिए। इसी कारण आपका ये चौथा ऑप्शन जो है गलत हो रहा है, यानी कि 1 2 3 सही है, यानी कि आपका ऑप्शन संख्या ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जी क्यों सही होगा देखा जाए, ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी क्लियर, जो हमने बताया आपको हम कि ये मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए एंड एथिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एम्बिग्यूटी वीकेंस साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है। एक अच्छी शोध समस्या स्पष्ट, व्यवहारिक तथा नैतिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए और स्पष्ट उद्देश्य अनुसंधान की वैज्ञानिकता को कमजोर करता है। यानी कि जब आपका उद्देश्य ही अस्पष्ट हो कि आप करना क्या चाह रहे हैं तो रिसर्च ही बेकार होगा, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इस साउंड रिसर्च डिजाइन शुड एंश्योर, मतलब कि उचित शोध अभिकल्प में होना चाहिए। उचित जो शोध होता है, सही शोध किस अभिकल्प में होता है ये चीज पूछा जा रहा है। तो कंट्रोल ओवर वेरिएबल, यस, जो भी कंट्रोल कंडीशन में होना चाहिए रिसर्च, और कंट्रोल कंडीशन कब होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और रियलिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उपकरणों की विश्वसनीयता भी होना चाहिए कि उपकरण जो है ये सही है। वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स, निष्कर्षों की वैधता भी होना बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे ये जो है 1 2 3 बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, ठीक। क्यों आ रहा है तो देखिए, एक जो गुड रिसर्च होता है डिजाइन, गुड रिसर्च डिजाइन मिनिमाइज बायसनेस एंड, जो बायसनेस होता है उसको कम से कम करें, ठीक है। मैक्सिमाइज कंट्रोल करने की कोशिश करें। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो होता है इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा रिसर्च के लिए। अच्छा शोध अभिकल्प पक्षपात को कम करता है और नियंत्रण विश्वसनीयता एवं वैधता को सुनिश्चित करता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस इंक्लूड, एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता है, ये बताइए कि एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता क्या है, ठीक है। आप जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव आइडिया होता है, जो आप लोग को पता है, इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि टेंटेटिव आइडिया होता है आपका हाइपोथेसिस। तो ये जो होता है परीक्षणता, यानी कि टेस्टेबिलिटी तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ और कितना सही होगा, क्लैरिटी भी होना चाहिए, जब रिसर्च करते हैं उसमें स्पष्टता भी होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी विथ थ्योरी, सिद्धांत से संगति भी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मैटर करता है रिसर्च में, क्या प्रॉपर वे में उस काम को कर रहे हैं, तो ही एक गुड हाइपोथेसिस का मतलब होता है। यानी कि 1 2 3 आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, ठीक। यानी कि क्या है, ए हाइपोथेसिस मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, टेस्टेबल एंड थ्योरेटिकली ग्राउंडेड, इट शुड नॉट बी वैल्यू लेडेन, यानी कि वैल्यू शिफ्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि परिकल्पना स्पष्ट, परीक्षण योग्य और सिद्धांत संगत होना चाहिए, ना कि नैतिक निर्णय पर आधारित चीज को नैतिक मूल्य को लेकर के चल रहे हैं कि वही हो रहा है, ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, साइंटिफिक राइटिंग रिक्वायर, वैज्ञानिक लेखन में अपेक्षित है, क्या है वैज्ञानिक लेखन में अपेक्षित, तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता मैटर करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। प्रिसीजन, सूक्ष्मता भी होना चाहिए, और लॉजिकल सीक्वेंस यानी कि तार्किक क्रम भी होना चाहिए। जब आप बात कर रहे होते हैं तो लिख रहे होते तो क्या होता है कि तार्किक, आपने क्या किया नहीं किया, डाटा किया आया, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये भी मैटर करता है। इमोशनल लैंग्वेज, भावनात्मक भाषा में आपका कोई काम नहीं करेगा कि क्या भावना है, इससे रिसर्च में कोई मतलब नहीं होता है, ना ही साइंटिफिक राइटिंग मतलब होता है। यानी कि यहाँ पे जो है सो 1 2 3 यानी कि आपका ए ऑप्शन सही निकल के आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्यों आएगा ये, क्योंकि साइंटिफिक राइटिंग जो होता है अवॉइड द इमोशनल टोन को अवॉइड करता है एंड एम्फसाइजेस लॉजिक, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी को बढ़ावा देता है कि आपके कितना क्लैरिटी आ रहा है। साइंटिफिक राइटिंग जब लिख रहे होते हैं तो क्लैरिटी जो होता है मेंशन करता है।
यानी कि वैज्ञानिक लेखन में भावात्मक भाषा नहीं बल्कि तार्किकता, स्पष्टता और शुद्धता जो होता है आवश्यक होती है कि आप किस तरह से राइटिंग स्किल्स को लिख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इथिकल रिसर्च प्रैक्टिस इंक्लूड्स, नैतिक शोध आचरण में सम्मिलित क्या है भाई, नैतिक शोध आचरण जो होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है, तो इन्फॉर्म कंसेंट जो इथिकल्स होता है, बिना एथिक्स के आप रिसर्च कर नहीं सकते, तो एथिक्स में क्या क्या शामिल होता है इस चीज को पूछा जा रहा है। तो इन्फॉर्म कंसेंट बिल्कुल सही है, आप जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उससे प्रॉपर कंसेंट लेना जरूरी है, उससे पूछना भी है और रिटेन भी लेना होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता भी जो है मैटर करता है रिसर्च में, कि आप सब बात को छिपा कर रखिए, पब्लिश होने के बाद लोग जाने में तो ठीक है, उससे पहले आप क्या कर रहे हैं उसको छिपा कर रखना होता है। ठीक है, डाटा फैब्रिकेशंस, आंकड़ों की मनगढ़ंत रचना, ठीक है, ये होना चाहिए। डाटा फैब्रिकेशंस जो है सो मैटर करता है, यानी कि आपका यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1 2 3 सही होगा, यानी कि आपका 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। डाटा फैब्रिकेशन नहीं होगा, डाटा फैब्रिकेशंस की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि कोई भी मनगढ़ंत रचना आप नहीं कर सकते रिसर्च में, जो एक्चुअल डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक, एक्नॉलेज ऑफ सोर्सेस, स्रोतों की स्वीकृति बिल्कुल सही है, जहां से आप सोर्स ले रहे हैं उसको आप रेफरेंस करेंगे, रेफरेंस करना होता है रिसर्च में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो होगा 1 2 4 1 2 4 आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही निकल के आ रहा है। ठीक, ये इथिकल रिसर्च जो एथिक्स कहता है रिसर्च का, इसमें ये शामिल होता है। ठीक, यानी कि इथिकल रिसर्च जो होता है डिमांड्स ऑनेस्टी को डिमांड्स करता है, कंसेंट, प्राइवेसी एंड प्रॉपर साइटेशंस दिया जाता है, वो रिसर्च एथिक्स कहता है। फैब्रिकेशन इज अनएथिकल, डाटा को मैनिपुलेशन एंड कहीं से डाटा किसी को लेकर के कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, तो ये अनएथिकल है, इसको रिसर्च में कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक, यानी कि नैतिकता ये नहीं होता है। नैतिक शोध में जो है ईमानदारी, सहमति, गोपनीयता और संदर्भों की स्वीकृति आवश्यक है, ये सब जो होता है नैतिक रिसर्च का आपका पार्ट हुआ। जबकि आंकड़ों की गढ़ंत, पूर्णता और नैतिक है, आप कहीं से आंकड़ा डाटा उठा करके नहीं कर सकते रिसर्च। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इन विच एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी वाज बुद्धिस्ट तांत्रिक एजुकेशन, जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी पहले नालंदा यूनिवर्सिटी कितना फेमस था, वाज बुद्धिस्ट तांत्रिक एजुकेशन स्पेशली डेवलप, मतलब कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में बौद्ध तांत्रिक शिक्षा का विकास हुआ। ये बताइए कि बौद्ध शिक्षा का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, तो विश्वविद्यालय का नाम है विक्रमशिला, जो कि भागलपुर में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे जो था है नहीं था, यानी कि यहाँ पे बौद्ध शिक्षा का ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है, यानी कि एक्चुअली विक्रमशिला कितना ऑप्शन आपको हो जाएगा, 2 सही है ना, 2 मतलब यहाँ आपका बिल्कुल 2 बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन, क्यों क्या कहानी है इसमें। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश द किंग धर्मपाला, अगर क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने स्थापित किया था, तो धर्मपाल जो है ये धर्मपाल राजा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापित किया था। बिकम ए मेजर सेंटर फॉर क्या है बिरजाना यानी कि तांत्रिक बुद्धिज्म को यहाँ पे किया गया। मेनी तिब्बत के जो था मॉन्क साधु स्टडी हियर एंड ट्रांसलेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यहाँ से अनेक ग्रंथ तिब्बती भाषा में अनुदित हुए, जिससे तिब्बत की संस्कृति का विकास हुआ, यानी कि बुद्धिज्म का यहाँ पे रहा। नेक्स्ट आते हैं, which ancient university was famous for a study of grammar, logic and philosophy, यानी कि कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा ऐसा उस समय का विश्वविद्यालय था,
तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जहाँ ग्रामर, लॉजिक और फिलॉसफी पढ़ाया जाता था, उस विश्वविद्यालय का नाम मिथिला है। क्या है? मिथिला विश्वविद्यालय में इस चीज को यह भी फेमस था, यानी कि आपका एक ऑप्शन आप बिल्कुल सही होगा। तो मिथिला जो है ना, मिथिला है वाज ए ग्रेट सेंटर फॉर नया फिलोसफी के लिए मिथिला बहुत ज्यादा ग्रेट सेंटर मतलब कि ठीक रहा। एंड संस्कृत ग्रामर्स स्कॉलर्स लाइक मंदना मिश्रा, ठीक है, एंड उदयनचार्य फ्लोरिस्ट हेयर, मतलब कि मिथिला न्याय दर्शन और संस्कृत व्याकरण का प्रमुख केंद्र था। यहाँ महान आचार्यों दार्शनिक परंपरा को समृद्ध किया, यानी कि जो आचार्य थे उसको समृद्ध करा। नेक्स्ट आते हैं, which university played a significant role in spreading Buddhism education to Southeast Asia, मतलब कि कौन सा विश्वविद्यालय दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण था? उस विश्वविद्यालय का नाम बताएं कि कौन सा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण था बौद्ध शिक्षा के प्रसार के लिए। तो वो नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां बौद्ध शिक्षा का प्रसार किया गया बहुत ज्यादा, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। यानी कि आपका ऑप्शन संख्या पे 2 सही आ रहा है। नालंदा अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम चाइना, लेकिन हमारे बिहार में ये नालंदा यूनिवर्सिटी था सबसे पहले, और यहाँ विदेश से लोग पढ़ने आते थे, ठीक है, चाइना से आते थे, कोरिया से, जापान से, तिब्बत से एंड साउथ ईस्ट एशिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते थे। इट स्कॉलर्स कैरिड बुद्धिस्ट फिलोसफी अवार्ड, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय से चीन, तिब्बत, कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया तक बौद्ध दर्शन फैला, जिससे अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक आदान प्रदान हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जगदला यूनिवर्सिटी वाज मेनली नोन फॉर, जगदल विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था? जो जगदल विश्वविद्यालय है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ट्रांसलेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए जो है ये जगदला जो है फेमस था। यानी कि जगदला वाज ए मेजर सेंटर फॉर कंपाइलिंग एंड ट्रांसलेटिंग द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को वहां पर जो है ट्रांसलेट करा गया, स्पेशली फॉर तिब्बतियन स्कॉलर्स के द्वारा यहाँ पे किया गया था। जगदल विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों का संकलन तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ, जिससे तिब्बती संस्कृति समृद्ध हुई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज मेनली फेमस फॉर, तक्षशिला विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय तो यह पॉलिटिकल साइंस एंड मेडिसिन के लिए जो है प्रसिद्ध था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी राइट होगा। चलिए, तक्षशिला वाज एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग वेयर चाणक्य थॉट पॉलिटिकल साइंस, यानी कि चाणक्य जो था तक्षशिला में ही पॉलिटिकल थॉट दिए थे। चरका स्टडी मेडिसिन और चरक जो थे यहीं पे स्टडी किए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही, इसलिए तक्षशिला बहुत फेमस रहा पॉलिटिकल रूप से भी। तक्षशिला प्राचीन विश्व का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहां चाणक्य ने राजनीति शास्त्र और चरक ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। ये कहाँ किया? तक्षशिला में ही किए। नेक्स्ट आते हैं, Why is the BCC field used in email? ईमेल में BCC फील्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो अभी इससे पहले हम डिस्कस किए होंगे क्यों किया जाता है। It hide the email addresses of some recipient from others. यह कुछ प्राप्तकर्ताओं के ईमेल पते से दूसरों को छिपा देता है, इसलिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? BCC जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी यूज्ड व्हेन सेंडर वांट्स टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ सम रेसिपिएंट को हिडन फ्रॉम अदर्स को छिपा के रखता है। दिस इज वेरी यूजफुल इन ग्रुप मेल, मेंटेन द प्राइवेसी को मेंटेन रखता है BCC। यानी कि BCC का उपयोग तब किया जाता है जब प्रेषक चाहता है कुछ प्राप्तकर्ताओं के ईमेल पते अन्य लोगों को दिखाई ना दे। इससे सामूहिक ईमेल में गोपनीयता जो है बनी रहती है। ठीक है, गोपनीयता इसमें बनी रहती है। नेक्स्ट आते हैं,
Which field is used when all recipients should know who else received the mail? जब सभी प्राप्तकर्ता यह जान सके कि और किस को ईमेल गया है, तब कौन सा मेल का प्रयोग होता है ये बताएं। तब कौन सा मेल का प्रयोग होता है। ठीक, तो सब जान जाए तो आपका है कार्बन कॉपी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन होगा। द कार्बन कॉपी जो होता है शो द ईमेल एड्रेसेस ऑफ रेसिपिएंट टू एवरीवन। सीसी फील्ड में सभी प्राप्तकर्ता के ईमेल पते एक दूसरे को दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं द टू फील्ड एंड एन ईमेल इंडिकेट्स। ईमेल में टू फील्ड किसे दिखाता है? जो टू फील्ड होता है ईमेल में ये किसे दिखाता है? तो मेल रिसिपिएंट मुख्य प्राप्तकर्ता जो होता है उसको टू को दिखाता है। यानी कि आपका 3 ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जी। द टू फील्ड कंटेन्स द प्राइमरी रिसीवर्स फ्रॉम होम रेस्पॉन्स और एक्शन एक्सपेक्टेड। यानी कि टू जो होता है फील्ड में मुख्य प्राप्तकर्ता का नाम होता है जिससे उत्तर या कार्रवाई की अपेक्षा करी जाती है। नेक्स्ट आते हैं व्हिच ईमेल फील्ड इज बेस्ट फॉर मैनिपुलेटिंग प्राइवेसी इन मास मेलिंग। यानी कि सामूहिक ईमेल भेजते समय गोपनीयता बनाए रखने के लिए कौन सा फील्ड सर्वोत्तम है जिससे गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है? तो बीसीसी होता है जो कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, जिसमें सीसी क्या होता है आपका कार्बन कॉपी होता है। यानी कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए बीसीसी का ही प्रयोग करते हैं जो इसको कोई देख नहीं सकता है। अगर आप मैसेज कर, आपको पता है कि हम बीसीसी मैसेज कर रहे हैं और बीसीसी वाला इसे एक्सेस कर सकता है और बीच में कोई भी इसे देख नहीं सकता है। यहाँ पर गोपनीयता को बनाए रखा जाता है। यानी कि आपका 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। यानी कि बीसीसी हाइड ऑल रेसिपिएंट एड्रेसेस फ्रॉम वन अनदर प्रिवेंटिंग मिसयूज एंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियली को यहाँ पर जो है मेंशन करा जाता है कि उसे कोई देख नहीं सकता है। बीसीसी सभी प्राप्तकर्ता के ईमेल पते एक दूसरे से छिपा देता है जिससे गोपनीयता बनी रहती है और गोपनीयता सुरक्षित यहाँ पे रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं व्हिच स्टेटमेंट सीसी एंड बीसीसी इज करेक्ट। सीसी और बीसीसी के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो सीसी शोज द एड्रेस, बीसीसी हाइड देम। सीसी जो होता है एड्रेस को शो करता है लेकिन बीसीसी छिपा रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, क्यों होगा? क्योंकि सीसी क्या होता है कार्बन कॉपी है। मेक्स ऑल रेसिपिएंट एड्रेसेस विजिबल व्हाइल सीसी जो बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी कीप्स देम हिडन। यानी कि सीसी कार्बन कॉपी सभी प्राप्तकर्ताओं के ईमेल पते दिखाई देते हैं जबकि बीसीसी पते क्या होते हैं छिपे रहते हैं, इसे कोई देख नहीं सकता। ठीक, अब देखिए आते हैं कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। ठीक है, तो असर्शन रीजन का देख लिया जाए। असर्शन क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन reduces the examination stress among student। यानी कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से स्टूडेंट का स्ट्रेस जो है क्या होता है कम करता है। अभिकथन ए क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसी छात्रों में परीक्षा का तनाव को कम करता है। क्या ये बात सही है? दूसरा है बिकॉज इट इवैल्यूएट्स स्टूडेंट ओनली एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। मतलब कि तर्क जो है क्योंकि यह छात्रों का मूल्यांकन केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में करता है। देखिए शैक्षणिक वर्ष के, अब यहाँ पर आते हैं कि ऑप्शन आप किस तरह से करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ क्या है बोथ ए एंड आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए हो जाएगा। अगर दोनों सही है एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस कंडीशन में बी ऑप्शन होगा। यदि एक सही है आर गलत है तो सी होगा। ए सही है ए गलत है और डी आर फॉल्स है तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट पे विचार करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो पहला है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो है छात्रों में परीक्षा तनाव को कम करता है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये छात्रों का मूल्यांकन जो है केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में करता है। बिल्कुल सही है कि अंत में करेगा।
तो थोड़ा सा प्रेशर, बिकॉज इट अंत में करता है तो प्रेशर कम होता है, ठीक है, क्योंकि छात्रों का मूल्यांकन केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में करता है तो कम होता है। दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, इसका एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है, इसलिए कन्फर्म का बी ऑप्शन जो है सही निकल के आएगा। क्या है तो ट्रिपल CCE जो होता है reduces the stress by spreading evaluation throughout the year and focusing on continuous feedback, not only final exam। ये फीडबैक के लिए होता है, ये फाइनल कोई एग्जाम नहीं है, hence ये is true, यह बिल्कुल सही है। But the region says evaluations is done only at the end, which is opposite to the concept of the CC के, ये concept opposite है, there are is false, R गलत है, यानी कि CC से पूरे बस नियंत्रण मूल्यांकन तनाव को कम करता है न कि अंतिम परीक्षा से, अतः ए सही है और आर गलत है। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन बी नहीं बल्कि यहाँ पर सी होगा, ठीक है। ये जो है आपका आर जो है गलत है, रीजन जो है बिल्कुल गलत है। इस कंडीशन में हम ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि छात्रों का मूल्यांकन केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में करता है, ऐसा तो नहीं है कि शैक्षणिक वर्ष के अंत में करता है, ठीक है, इसलिए आपका जो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही होगा, आर गलत है, ठीक, आर जो है गलत है। क्लियर हो गया, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है असर्शन जो है फीडबैक इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि अभिकथन कहता है कि प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है प्रभावी शिक्षण का एक आवश्यक घटक है। बिल्कुल सही है, फीडबैक जो होता है प्रभावी शिक्षण का एक आवश्यक घटक है। रीजन क्या है, इट हेल्प्स द टीचर इज नो वेदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर बीइंग अचीव्ड, यानी कि यह शिक्षक को यह जानने में सहायता करता है कि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं। बिल्कुल सही है, मान लीजिए प्रभावी जब फीडबैक आता है क्या होता है, शिक्षण को आवश्यक घटक है फीडबैक, और इसे यह हेल्प करता है कि यह शिक्षक को जानने में सहायता करता है। फीडबैक मिलेगा तब तो पता चलेगा कहाँ पूरा है, कहाँ हमको लैक है, कहाँ कमी है, उसको सुधारना है, ठीक है। तो अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, ये फीडबैक से पता चलता है। तो ये जो असर्शन है रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन क्या है यहाँ पर, एक्सप्लेन कर रहा है। जब एक्सप्लेन कर रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो इस कंडीशन में आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि इसका सही बात दर्शा रहा है। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि फीडबैक टेल्स द टीचर एंड द लर्नर एंड प्रोग्रेस, ठीक है, अबाउट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होता है इधर एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देयरफॉर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बात सही है। यानी कि प्रतिपुष्टि से पता चलता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, इसलिए जब शिक्षण का फीडबैक मिलता है पता चल ही जाता है कि हो रहा है कि नहीं, इसलिए आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, क्या है असर्शन जो है लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव, क्या है लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन अ स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग इफेक्टिव ज्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। बिल्कुल सही है, लर्निंग इफेक्टिव तभी होगा जब स्टूडेंट एक्टिव होगा। स्टूडेंट पैसिव होगा तो लर्निंग इफेक्टिव हो ही नहीं सकता है। जब लर्निंग इफेक्टिव करवाना होगा तो स्टूडेंट को एक्टिव रखना होगा, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जब विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो अधिगम अधिक प्रभावी हो जाता है। बिल्कुल सही है, अधिगम जब सक्रिय रहेंगे तो अधिगम अधिक प्रभावी होगा। रीजन क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इंप्रूव द अटेंशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होता है अटेंशन को इंप्रूव करता है एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, यानी कि सक्रिय सहभागिता से ध्यान, समझ तथा स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। बात सही है, याद करने की जो क्षमता होता है वही बढ़ जाता है और समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर ये भी सही है, यानी कि और इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि करेक्ट क्या है
करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो आपका यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यानी कि इसका जो है असर्शन रीजंस को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशंस इन्वॉल्व द डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरेक्शंस में होता है। दीज processes engage the higher mental functions, increases attention and understanding, and help learners remain information for a longer time. अतः लर्निंग बिकम मोर इफेक्टिव होगा। Therefore both A and are true and correctly explanation of A इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि सक्रिय सहभागिता से विद्यार्थी सोचते हैं, प्रश्न करते हैं, समस्या हल करते हैं, जिससे ध्यान, समझ और स्मरण शक्ति बढ़ती है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर उसको सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या है assertions? क्या है? Summative evaluations is mainly used for grading and certifications. अभिकथन ये जो है क्या है? समापनात्मक मूल्यांकन का उपयोग मुख्यतः ग्रेड निर्धारण और प्रमाणन के लिए किया जाता है। क्या ये बात सही है? कितना क्वेश्चन नंबर है? 39। ठीक है, और दूसरा क्या है? इट प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर सुधार हेतु प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। क्या? तो यहाँ पे जो है समेटिव थोड़ी ऐसा करता है। जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है इज मेनली यूज्ड फॉर ग्रेडिंग, जो लास्ट में होता है क्या करता है? ग्रेड को देता है। तो अब उसका उलट देखते हैं, इट प्रोवाइड द कंटिन्यूअस फीडबैक इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग, तो इसका जो कंटिन्यूअस फीडबैक होता है और टीचिंग को इम्प्रूव करता है। का तो कंटिन्यूअस फीडबैक एक्चुअली करता है, लेकिन इसके संदर्भ में ये सही नहीं है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर सुधार हेतु पुष्टि प्रदान करता है। देखिए इस कंडीशन में ये भी जो है ये सही है। ठीक है, फीडबैक देता है जिससे इम्प्रूवमेंट होता है। इस कंडीशन में दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन जो है नहीं कर रहा है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही होगा। देखते हैं यहाँ पे बी नहीं बल्कि देख लेते, चलिए समेटिव बी नहीं, यहाँ पे आपका सी होगा। ठीक है, ये अगर उस कंडीशन में सोचते हैं जो फीडबैक वाला कंडीशन था, तो वहां पे ये नहीं होता है, इसलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ए ट्रू और आर फॉल्स होगा। क्यों होगा देख लिया जाए। समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स। कोर्स के अंत में जो होता है समेटिव इवैल्यूएशन होता है। जज अचीवमेंट एंड अवार्ड, ग्रेड या सर्टिफिकेट दिया जाता है। कंटिन्यूअस फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग, लर्निंग के बीच में जो होता है, आप जब स्टूडेंट को पढ़ाते होते हैं तो बीच में क्वेश्चन करना, ये कंटिन्यूअस फीडबैक में आता है। एंड फंक्शन ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस, ठीक है, नोट समेटिव, ये क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है, ये समेटिव नहीं होता है। इस कंडीशन में ये जो है ये गलत निकल के आता है। ठीक है, यानी कि समानात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड व प्रमाण देने हेतु होता है, जबकि निरंतर प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। इसलिए ए सही है और आर गलत है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। एसर्शंस क्या है? टीचिंग एड क्या है? एसर्शंस आपका टीचिंग एड एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशंस। क्या शिक्षण सहायक सामग्री कक्षा में संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाती है? बिल्कुल सही है, सामग्री जो होता है संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। दे हेल्प इन मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एंड कंक्रीट इन इंटरेस्टिंग, यानी कि वह अमूर्त अवधारणा को मूर्त और रोचक बनाने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन रीजंस को क्या कर रहा है? यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है और सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। जिस कंडीशन में एक्सप्लेन नहीं करेगा असर्शन को, रीजंस को, वहां पे
गलत हो जाता है, यहाँ पे दोनों चीज कर रहा है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पकड़ है थ्योरी सेक्शन, थ्योरी मतलब कि बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस को, ठीक। यानी कि teaching at like charts, models, videos and real objective provide visual and auditory supports करता है, clarity the difficult ideas को clarity create होता है and maintain the students interest by converting the abstract ideas into concrete forms, they improve the understanding and communications। इसलिए both A and R true है, यानी कि उसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, जैसे कि चार्ट हो गया, मॉडल आदि, वीडियो आदि अमूर्त विषयों को स्पष्ट रोचक बनाते हैं, जिससे संप्रेषण प्रभावी होता है। अतः ए आर दोनों सही है और इसका उचित व्याख्या भी करता है। इस तरह से आप लोगों के बीच मैंने इतना क्वेश्चन का डिस्कस आज किया, एक्सप्लेन किया, तो असर्शन रीजन को थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो एक दो क्वेश्चन दे देता है किसी किसी ईयर में, तो उम्मीद है कि पूछेगा, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे बनाया गया है, प्रॉपर करें, आपका 35 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में जो है सही करके आएंगे और ऐसा लगेगा कि सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। जो भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, और बार बार कर रहे हैं पीआईक्यू सीरीज भी देख लें। पीआईक्यू सीरीज देखने से आप लोग का जो भी रहेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, इस तरह से। और ये क्वेश्चन जो बनाया गया है पूरा प्रीवियस ईयर के बेस पे ही डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और आप लोग को जहां भी जो भी कंफ्यूजन लगता है आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है। जहां भी जो भी कंफ्यूजन लगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, हमारी टीम के द्वारा प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है। थैंक यू वॉचिंग।